हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। हमारे विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। हम कक्षा 7 में तीसरा अध्याय पूरा पढ़ चुके हैं। तीसरा अध्याय है हमारा पदार्थ की प्रकृति एवं संरचना, जिसमें हम काफ़ी कुछ जान चुके हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं, तत्व किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, सूत्र कैसे लिखा जाता है तत्वों का, यौगिकों का। और उसके बाद हमने अम्लों के बारे में पढ़ा कि अम्ल पदार्थ क्या होते हैं, क्षार क्या किसे कहा जाता है, कौन सी पहचान होती है, लवण किसे कहते हैं, इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया है। और साथ ही यह भी देख लिया है कि अम्ल एवं क्षारक तथा लवण की पहचान करने वाले पदार्थ को हम सूचक कहते हैं। अलग अलग प्रकार के सूचक होते हैं, प्राकृतिक हो सकते हैं, मनुष्य द्वारा बनाए गए सूचक हो सकते हैं। प्राकृतिक सूचकों में हमने देखा लिटमस, हल्दी, गुड़हल की पंखुड़ियाँ, ये सारे पदार्थ प्राकृतिक सूचक के रूप में अम्ल एवं क्षारक की पहचान करते हैं। और साथ ही कुछ मानव निर्मित सूचक होते हैं जैसे फेनॉल्फ्थेन, मेथिल आरेंज, वह भी अम्ल एवं क्षार की पहचान के लिए उपयोग किए जाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि अम्ल एवं क्षार की जो परस्पर होने वाली अभिक्रिया है, जिसमें अम्ल एवं क्षार एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म कर देते हैं। बराबर मात्रा में अगर उन्हें मिलाया जाए तो उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इस अभिक्रिया के दौरान अम्ल क्षार को अगर हम मिलाते हैं तो लवण बनता है, जल बनता है और कुछ मात्रा में ऊष्मा निकलती है। अम्ल एवं क्षार को परस्पर मिलाने के उपरांत होने वाले इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इस अभिक्रिया में निकलने वाली ऊष्मा को हम उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। उसके बाद बहुत से रासायनिक पदार्थों अम्ल, क्षार एवं लवण के हम घरेलू और औद्योगिक उपयोगों के बारे में हमने पढ़ा कि उनका क्या घरेलू उपयोग होता है, क्या औद्योगिक उपयोग होता है और वह कितना उपयोगी हमारे जीवन के लिए होते हैं। ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। आज हम पूरे क्लास का एक बार रिवीजन करेंगे कि हमने पूरी इस इकाई में क्या क्या सीखा। इकाई 3 में आज का आपका पूरे पाठ का रिवीजन करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से कि हमने सबसे पहले यह पढ़ा कि पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है। पहली चीज़ हमने यह देखा कि पदार्थ क्या होता है। छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए हमारे चारों ओर परिवेश में जो भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं वह सभी पदार्थ कहलाते हैं, जिनका हम छूकर देखकर अनुभव कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर के परिवेश में, वातावरण में कुल हमें 3 तरह के पदार्थ दिखाई देते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएँ होती हैं। यह पदार्थ की 3 अवस्थाएँ क्या क्या होती हैं? वह होती हैं ठोस, द्रव तथा गैस। यह पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं। और उसके बाद हमने उनकी पहचान भी देखी थी कि ठोस पदार्थ को ठोस अवस्था में ठोस क्यों रहता है, द्रव पदार्थ द्रव अवस्था में क्यों बना रहता है, गैसीय पदार्थ गैसीय अवस्था में क्यों पाया जाता है। इनके बीच के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है उसके कारण उनके जो कणों का संगठन होता है। ठोस में सभी कण जो उस ठोस पदार्थ को बनाते हैं वह सभी एक दूसरे से बहुत पास लगे होते हैं, एक दूसरे को बहुत तेज़ी से आकर्षित करते हैं। उनके बीच अंतराणुक स्थान बहुत कम होता है, अंतराणुक आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। इस कारण वह ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अगर हम उन्हें दबाते हैं तो वह दबते नहीं हैं। ये सारी चीज़ें हम इस पाठ में पढ़े हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या महत्वपूर्ण चीज़ जो हमने इस पाठ में सीखा है वह क्या है। हमने देखा कि द्रव में जो पदार्थ के कण होते हैं किसी भी द्रव पदार्थ में, वह ठोस कणों की अपेक्षा एक दूसरे से अधिक दूरी पर स्थित होते हैं। मतलब उनके जो कणों का संगठन होता है वह ठोस की अपेक्षा थोड़ा सा शिथिल होता है। वह कण दूर दूर स्थित होते हैं। उनके बीच अंतराणुक स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है और अंतराणुक आकर्षण बल वह भी ठोस की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। स्थान अधिक होता है और आकर्षण बल कम होता है। ऐसे ही गैसीय पदार्थ हम देखते हैं कि गैसीय पदार्थ की क्या स्थिति होती है। गैसीय अवस्था में जो पदार्थ के कण होते हैं वह द्रव की तुलना में एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर होते हैं। मतलब उनके बीच अंतराणुक स्थान जो होता है वह बहुत अधिक होता है। और जब अंतराणुक स्थान बहुत ज़्यादा होगा, ज़्यादा दूरी पर रहेंगे, तो उनके बीच अंतराणुक आकर्षण बल जो होता है वह काफ़ी कम होता है, जिससे गैस के कण जो होते हैं एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, उनके बीच बहुत स्थान होता है। इसलिए वह स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं और
कितने भी दूरी में फैलना हो वह फैल जाते हैं। तो ठोस, द्रव और गैस के जो अणुओं की आणविक संरचना होती है कुछ इस प्रकार पाई जाती है। इसके बारे में हमने इस पूरे पाठ में सीखा। उसके बाद हमने यह देखा कि द्रव तथा ठोस की तुलना में गैस अधिक संपीडनीय होती है, कंप्रेसेबल होती है। मतलब क्या है इसका, क्यों हमने इसकी बात को कहा, अगर हम दबाएं किसी भी गैसीय पदार्थ को तो हम यह देखते हैं कि वह गैसीय पदार्थ ठोस एवं द्रव की अपेक्षा बहुत ज़्यादा दबाया उसको जा सकता है। तो किसी भी पदार्थ को दबाया जा सकने की जो गुण होता है वह उसकी संपीड्यता कहलाती है कि किसी पदार्थ को कितना अधिक हम दबा सकते हैं। तो ठोस में जो संपीड्यता होती है वह बहुत कम होती है। द्रव पदार्थ में ठोस की अपेक्षा ज़्यादा होती है, उसको द्रव की अपेक्षा ज़्यादा, ठोस की अपेक्षा ज़्यादा दबा सकते हैं। और गैसीय पदार्थ में यह संपीड्यता बहुत ज़्यादा होती है, कितना भी उसको हम दबा सकते हैं। पदार्थ के कणों के मध्य अंतरावकाश या रिक्त स्थान होते हैं। जो पदार्थ के कण एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं वह कितना भी मजबूती से जुड़े हुए हों, लेकिन उन कणों के बीच रिक्त स्थान जरूर पाया जाता है, जिसे हम अंतरावकाश कहते हैं या अंतराणविक स्थान कहा जाता है। यह भी हमने इस पाठ में पढ़ा है। विलयन में नमक या शर्करा जैसे विलीय पदार्थ घुलने पर जल के कणों के मध्य विद्यमान रिक्त स्थानों में समाहित हो जाते हैं। कैसे हमें पता चला कि पदार्थ के बीच, कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है? अगर कोई पानी है उसमें अगर हम चीनी घोल दें या नमक घोल दें तो उस पदार्थ का, उस द्रव का आयतन नहीं बढ़ता है, लेकिन वह पूरा जो चीनी या शर्करा का जो आयतन है वह उसमें समा जाता है। तो वह कहाँ जाता है? क्यों जल का आयतन नहीं बढ़ता है? इसलिए नहीं बढ़ता है कि जल के अणुओं के बीच जो अंतराणुक स्थान होता है उसी में नमक या चीनी के या शर्करा के अणु जो होते हैं उसी में समा जाते हैं, उसी अंतराणुक स्थान में भर जाते हैं। इसलिए जल के आयतन में कोई भी वृद्धि नहीं होती है। विभिन्न तत्वों को एक निश्चित चिन्ह या प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जितने भी अभी तक 111 तत्वों की, 18 तत्वों की खोज की गई है, उनमें प्रदर्शित करने के लिए हम किसी चिन्ह का उपयोग करते हैं कि यह लोहा है या सोना है या चांदी है या तांबा है। तो उन तत्वों को प्रदर्शित करने के लिए हम किसी निश्चित प्रतीक या चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसे हम तत्वों के प्रतीक कहते हैं। प्रतीक हमें क्या बताता है? कोई भी किसी भी तत्व का अगर हम प्रतीक देखते हैं तो हमें क्या बताता है? अगर हम एक प्रतीक को देख रहे हैं तो इसका मतलब वह उसके एक परमाणु को, उसकी संरचना को, परमाणु का प्रतिनिधित्व करता है। वह यह प्रदर्शित करता है कि इस तत्व का नाम क्या है और उस तत्व का परमाणु कितने परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। किसी भी तत्व का प्रतीक अगर हम देखते हैं तो हमें यह ज्ञात हो जाता है। वह एक परमाणु का प्रतिनिधित्व करता है। अगर 2 परमाणु हैं तो उसे हम 2 की संख्या लिख देते हैं। तो किसी भी तत्व का प्रतीक उसके परमाणुओं का प्रतिनिधित्व करता है और उसके नाम को बताता है कि उस तत्व का नाम क्या है। और उसके बाद हमने यह देखा कि अम्ल, क्षार एवं लवण, सिरका, नींबू का रस, दही, इमली, कच्चा आम, यह सभी खट्टे होते हैं। और जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं उन्हें हम अम्लीय पदार्थ के नाम से जानते हैं। तो यह वह सारे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है, उन खट्टे पदार्थों को हम अम्ल कहते हैं। साथ ही हमने यह भी पढ़ा कि वह पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा अथवा कसैला स्वाद होता है, उन पदार्थों को हम क्षारीय पदार्थ कहते हैं। या ऐसे पदार्थ जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, उन्हें भस्म, क्षारक या बेस कहते हैं। वह क्षारक जो जल में विलीय होते हैं, ये सारे पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वह क्षारक जो जल में विलीय होते हैं उन्हें क्षार या एल्कली कहते हैं। सूचक वह पदार्थ होते हैं जो कि अम्ल अथवा क्षार की, जिनसे हम पहचान करते हैं। इसके बारे में हमने बताया
कि दो तरह के सूचक पाए जाते हैं, एक प्राकृतिक सूचक होते हैं, दूसरे मानव निर्मित सूचक होते हैं। प्राकृतिक सूचकों में हमने नाम बताया लाइकेन का, हल्दी का, गुड़हल की पंखुड़ी, लाल पंखुड़ी जो होती है वह, ये सारे पदार्थ प्राकृतिक सूचक होते हैं, प्रकृति से पाए जाते हैं और हमें बताते हैं कि कोई भी पदार्थ अम्लीय क्षार है कि नहीं है। वैसे ही कुछ मानव निर्मित सूचक होते हैं जैसे फेनोल्फ्थालीन और मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है, अम्ल में मिलाते हैं तो उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं आता है, लाल ही रंग का बना रहता है। लेकिन अगर हम क्षार में मिलाते हैं तो लाल से पीले कलर में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही फेनोल्फ्थालीन है, वह रंगहीन बना रहता है अम्ल के साथ, लेकिन जैसे ही हम उसमें क्षार डालते हैं वह गाढ़ा गुलाबी रंग का हो जाता है। तो यह सारी बातें हमने इसमें सूचकों में पढ़ी थी और यह भी देखा कि अम्लीय क्षार की पहचान करने वाले पदार्थ को हम सूचक कहते हैं। और लिटमस, हल्दी तथा गुड़हल यह प्राकृतिक सूचक होते हैं और अम्ल तथा क्षार की क्रिया से लवण बनता है। जब अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया होती है तो उस अभिक्रिया के उपरांत जो पदार्थ बनता है वह लवण कहलाता है और वह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल एवं क्षार एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं और पानी तथा लवण का निर्माण कर देते हैं। तो अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया से जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम लवण कहते हैं। तो यह सारी बातें इस पाठ में हमने सीखी और इसी के साथ यह पाठ आपका पूरा होता है। अब हम आपको इस अभ्यास इकाई 3 का जो अभ्यास प्रश्न है उसको हल करवाएंगे अगले पाठ में, और तब तक आप इस सभी पूरे पाठ का, पूरे इकाई 3 के सभी वीडियोस को देखकर इसका रिवीजन कर लें, जिससे आपको अभ्यास प्रश्न करने में आसानी हो। और तब तक आप इसका रिवीजन करें और घर पर रहें, पढ़ते रहें, बार बार हमारे वीडियोस को देखें, अच्छे से पढ़ें। बहुत बहुत शुभकामनाएँ।